हेलो स्टूडेंट्स, ये बल्ला क्लासेस का यूट्यूब चैनल है और मैं हूँ मैथ्स इंस्ट्रक्टर संजय वर्मा। आज हमने इसमें जो टॉपिक चुना है वो मैट्रिसेस है और ये टॉपिक काफ़ी आसान होता है। आपने 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा हुआ है। आप ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना सब आता है। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जेईई मेन हो चाहे जेईई एडवांस हो, दोनों के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसका वेटेज पेपर में काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर आप ट्रेंड देखें जेई पेपर्स का तो 3 से 4 क्वेश्चंस टॉपिक से हमेशा होते हैं। अगर आप जेई एडवांस 2019 का पेपर देखें तो इस पेपर में लगभग 35% मैट्रिसेस टॉपिक से था। इसमें जो हमने आज कॉन्सेप्ट चुना है वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस है, जो आप जानते हैं। इसलिए जस्ट हमें पता है आप जानते हैं, इसलिए रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से जस्ट बताना है हमें यहाँ पर। तो इसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में दो चीजें आपको बतानी है। एक तो कंडीशन बतानी है कब दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और दूसरी बात, अगर मल्टीप्लाई करें तो जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स आएगी उसको कैसे लिखा जाए। ये दोनों बातें हमें जानना है इस वीडियो। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि स्टेटमेंट लिखा हुआ है आपका कि कब मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ए बी प्रोडक्ट कब एग्जिस्ट करेगा, ये प्रोडक्ट कब एग्जिस्ट करेगा जब पहले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स की संख्या और दूसरे मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज की संख्या इक्वल हो। उसी तरह ये प्रोडक्ट तब एग्जिस्ट करेगा जब बी में नंबर ऑफ कॉलम्स की संख्या ए में नंबर ऑफ रोज की संख्या की इक्वल हो। कहने का मतलब ये है कि अगर हम ए मैट्रिक्स लेते हैं, इसका ऑर्डर m बाई n है। ऑर्डर आप जानते हैं कि पहला नंबर इस मैट्रिक्स में रोज की संख्या को डिनोट करता है और दूसरा नंबर इस मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या को डिनोट करता है। और दूसरी मैट्रिक्स जो बाद में लिखनी है, जिससे ए को मल्टीप्लाई करना है, तो पहले वाले में नंबर ऑफ कॉलम्स की संख्या दूसरे वाले में नंबर ऑफ रोज की संख्या के इक्वल होना चाहिए। इसलिए दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर जो होना चाहिए वो n बाई, यहां पर कुछ भी लिख सकते हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। पहले वाले में कॉलम्स की संख्या और दूसरे वाले में रोज की संख्या इक्वल होनी चाहिए। और ये मल्टीप्लाई करने पर एक नई मैट्रिक्स आएगी C, और उसका ऑर्डर क्या होगा, इसमें जो नंबर ऑफ कॉलम्स है ऑर्डर में बाद वाला नंबर और दूसरी मैट्रिक्स के ऑर्डर का पहला वाला नंबर, ये आप हटा दीजिए, तो जो बचता है वो प्रोडक्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा m इंटू पी। इसका मतलब कहने का ये है, जो ऊपर स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि अगर दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करनी है तो पहली मैट्रिक्स जो लिखी हुई है उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स जितने हैं और जो बाद में मैट्रिक्स लिखी हुई है उसमें नंबर ऑफ रोज जो हैं ये दोनों बराबर होने चाहिए, तब तो प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज प्रोडक्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम आपसे, अगर एक दो तीन एग्जाम्पल ले लेते हैं, बहुत सिंपल है। हम जानते हैं कि आप इसे जानते हैं, लेकिन रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार देख लेते हैं। मान लेते हैं एक मैट्रिक्स ए है, A11, A12, A21, A22, ये मैट्रिक्स है। सपोज ये मैट्रिक्स ए है। और एक और मैट्रिक्स है बी, B11, B12, B21, B22, B31, B32, और ये मैट्रिक्स बी है। अगर हम आपसे पूछें प्रोडक्ट ए बी एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, तो आप जानते हैं कि इसका ऑर्डर 2/2 है और इस वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/2 है। इसका मतलब है इसके ऑर्डर का बाद वाला नंबर इसके ऑर्डर के पहले वाले नंबर के इक्वल नहीं है। इसका मतलब है ये प्रोडक्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा। एक और एग्जांपल सिंपल सा लेते हैं। इसमें भी दो मैट्रिक्स लेते हैं, A11, A12, A21, A22, A31, A32। और एक मैट्रिक्स लेते हैं B11, B12, B13, B21,
B21, B22, B23। आप जानते हैं कि पहले वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/2 है और दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/3 है। इन दोनों के ऑर्डर्स देखें तो पहले ऑर्डर में जो बाद वाला नंबर है वो दूसरे मैट्रिक्स के ऑर्डर के पहले वाले नंबर के इक्वल है। इसका मतलब है ये प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा। अब क्वेश्चन आता है कि ये तो प्रोडक्ट तो एग्जिस्ट करेगा, अब प्रोडक्ट मैट्रिक्स लिखेंगे कैसे? तो कैसे लिखेंगे? तो जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स होगी उसका ऑर्डर जो होगा वो 3/3 ऑर्डर होगा। और मैट्रिक्स कैसे लिखेंगे? प्रोडक्ट रो बाय कॉलम मल्टीप्लाई किया जाता है, तो इसके कॉलम रो को पहले मैट्रिक्स के रो और दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम लिए जाते हैं। तो पहले मैट्रिक्स के रोज को मार्क कर लेते हैं, जैसे ये R1 रो है, ये R2 रो है, ये R3 रो है। और दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम्स लिए जाते हैं, तो कॉलम्स को मार्क कर लेते हैं। ये C1 कॉलम है, ये C2 कॉलम है, ये C3 कॉलम है। अब प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं? पहले वाले की रो लेते हैं, मान लेते हैं पहले वाले की फर्स्ट रो ली, तो इस फर्स्ट रो को पहले C1 के साथ लेंगे, फिर इसको C2 के साथ लेंगे और फिर इसको C3 के साथ लेंगे और इस तरह मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां पर जो प्रोडक्ट आएगा वो R1 C1 आएगा, फिर R1 C2 आएगा और फिर R1 C3 आएगा। इसी तरह यहां पर R2 C1 आएगा, फिर R2 C2 आएगा और फिर R2 C3 आ जाएगा। इसी तरह ये R3 C1 होगा, ये R3 C2 होगा और ये R3 C3 होगा। ये 3/3 की मैट्रिक्स आएगी। मतलब पहले क्या करते हैं कि R1 को C1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर R1 को C2 के साथ लेंगे, फिर R1 को C3 के साथ लेंगे। तो इस तरह से ये प्रोडक्ट मैट्रिक्स लिखी जाएगी। अब आप पूछेंगे कि R1 C1 क्या है, R1 C2 क्या है, R1 C3 क्या है? तो जिन लोगों ने पहले मैट्रिक्स नहीं पढ़ा है ये बेसिकली उनके लिए है कि प्रोडक्ट कैसे फाइंड करेंगे। अदरवाइज ये बिल्कुल बेसिक है, आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है। तो R1 C1 का मतलब यहाँ लिखे देते हैं। जिस तरह R1 C1 का मतलब होगा उसी तरह बाकी टर्म्स का मतलब होगा। मतलब R1 C2 का उसी तरह मतलब होगा, R1 C3 का मतलब उसी तरह होगा, R2 C1 का मतलब उसी तरह होगा। तो R1 C1 का मतलब लिख देते हैं यहाँ पर। तो R1 C1 ये क्या है? R1 का मतलब पहले मैट्रिक्स का R1 लेते हैं ये, और दूसरे मैट्रिक्स का C1 लेते हैं, दूसरे मैट्रिक्स का C1 लेते हैं ये। और फिर क्या करते हैं, इन पहले मैट्रिक्स के R1 के एलिमेंट्स और दूसरे मैट्रिक्स के C1 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं और ऐड कर देते हैं। मतलब इसके पहले एलिमेंट को इसके पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो ये A11 B11 आएगा, और फिर पहले एलिमेंट के इस रो के दूसरे एलिमेंट को इस रो के इस कॉलम के दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो ये आ जाएगा A12 और B21, और फिर क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे इस टाइप से। ये R1 C1 की वैल्यू हो गई। तो जिस तरह R1 C1 की वैल्यू है उसी तरह R2 C2 आप निकाल सकते हो, R3 C3 निकाल सकते हो, सारे टर्म्स आप फाइंड कर सकते हो। इनकी जगह पर उनकी वैल्यूज रख दो, प्रोडक्ट मैट्रिक्स आ जाए। एक और एग्जांपल सिंपल सा ले लेते हैं, फिर करते हैं। जैसे एक मैट्रिक्स A है, सपोज 1 -1 2 1, और दूसरी मैट्रिक्स B है 1 -1 3 2। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं। पहले प्रोडक्ट ए बी मालूम करके देखते हैं कि क्या आता है। पहले ए मैट्रिक्स लिखेंगे 1 2 -1 1, और फिर दूसरी मैट्रिक्स लिखेंगे 1 3 -1 2। मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि पहले वाले के ऑर्डर का दूसरा नंबर और दूसरे वाले के ऑर्डर का पहला नंबर सेम है, और इसलिए ये प्रोडक्ट मैट्रिक्स जो आएगी वो 2/2 ऑर्डर की होगी। क्या होगी?
अब यहाँ पर R1C1 लिखा जाएगा, यहाँ पर R1C1 लिखा जाएगा। R1C1 का मतलब है कि पहले मैट्रिक्स के R1 को दूसरे मैट्रिक्स के C1 से मल्टीप्लाई करना है। कैसे मल्टीप्लाई होगा? पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, दूसरे एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर ऐड कर देंगे। तो 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3, 7 आ जाएगा यहाँ पर। इसी तरह यहाँ पर R1C2 आएगा यहाँ पर, तो इसका R1 लेंगे, इसका C2 लेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके उनका सम कर देंगे। तो 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, तो -1 प्लस 4 ये 3 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर R2C1 आएगा। अब यहाँ पर कॉलम खत्म हो गए हैं, इसलिए रो 1 का काम खत्म हो गया है, इसलिए अब नेक्स्ट रो लेंगे तो यहाँ नेक्स्ट रो बनेगी। तो अब R2 लेते हैं तो यहाँ पर R2C1 आएगा। R2 को पहले C1 के साथ लेंगे तो यहाँ आएगा, फिर R2 को C2 के साथ लेंगे तो यहाँ आ जाएगा। तो पहले R2C1 यहाँ पर लिख लेते हैं, इसका मतलब है R2 जो मैट्रिक्स है, R2 जो रो है, इसको C1 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। तो -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, ऐड कर देंगे तो 2 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर R2C2 आएगा, मतलब इसका R2 और इसका C2 लेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है। तो -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो ये 3 आ जाएगा। ये AB की वैल्यू हो गई। BA मालूम करके देखते हैं यहाँ पर कि BA क्या आता है। तो पहले B को लिख लेते हैं, अब -1 2 और फिर 1 2 -1 1, ये प्रोडक्ट भी एग्जिस्ट करेगा और ये मैट्रिक्स भी 2/2 की आएगी। इसको भी उसी तरह मल्टीप्लाई कर लेंगे, R1C1 फिर R1C2। तो पहले R1C1 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, और -1 इंटू -1 1 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। फिर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 -1 1 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर R2C1 होगा, ये R2 लेंगे, ये C1 हो जाएगा, तो 3 इंटू 1 हो जाएगा, और 2 -1 -2 हो जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा। उसके बाद R2 और C2 लेंगे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, इसका मतलब ये 8 आ जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन तो आप जानते हैं, आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं, लेकिन जब आप क्वेश्चन IIT JEE के देखेंगे तो उसमें मल्टीप्लाई करना होता है। तो मल्टीप्लिकेशन आता तो है, लेकिन स्पीड चाहिए। तो स्पीड के लिए आपको ये कि जल्दी से मल्टीप्लिकेशन हो जाए, तो इसलिए आप किसी चीज को अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे एग्जाम के लिए। तो ये प्रोडक्ट BA आया। अब यहां पर देखिए कि ये जो लिखा हुआ है हमने मालूम किया है BA, ये भी A और B का प्रोडक्ट है, और जो AB मालूम किया है ये भी A और B का प्रोडक्ट है। लेकिन ये वाला प्रोडक्ट कुछ और आ रहा है और ये वाला प्रोडक्ट कुछ और आ रहा है। इसका मतलब मैट्रिक्स के केस में अगर प्रोडक्ट फाइंड करना है तो मैट्रिक्स का ऑर्डर मैटर करता है। अगर ऑर्डर बदल देंगे तो मैट्रिक्स जो प्रोडक्ट होगा वो बदल जाएगा। इसका मतलब है कि जैसे नंबर्स के केस में होता है, हम आपसे कहें कि 3 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो चाहे 3 इंटू 4 लिखिए, चाहे 4 इंटू 3 लिखिए, प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब है वहां पर नंबर्स का ऑर्डर मैटर नहीं करता है। लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं कि ऑर्डर मैटर कर रहा है। जब हम पहले A को और बाद में B को लिखते हैं तो कुछ और रिजल्ट आता है, और पहले B को बाद में A को लिखते हैं तो रिजल्ट बदल जाता है। इसका मतलब है कि यहाँ पर कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं होता है, मतलब ऑर्डर चेंज करने पर अगर रिजल्ट बदल जाता है, इसका मतलब कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं हो रहा है, क्रम विनिमय नियम फॉलो नहीं हो रहा है। तो ये एक प्रैक्टिस के लिए थोड़ा सा था, तो आपने देख ही लिया ये कैसे होगा, और ये भी आपने जान लिया कि यहाँ पर अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ A एंड B, तो ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, क्योंकि यहाँ पर कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं होता है। इसलिए सिर्फ प्रोडक्ट कहने से हम नहीं जान पाएंगे कि हमें AB फाइंड करना है या BA फाइंड करना है, क्योंकि यहाँ पर AB कुछ और होता है और BA कुछ और होता है।
इसलिए ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। इसलिए ये मालूम होना चाहिए कि कौन सी मैट्रिक्स पहले लिखी जानी है, कौन सी मैट्रिक्स बाद में लिखी जानी है। तो ये तो प्रोडक्ट हो गया जो आप निकालना जानते हैं। तो यहाँ पर दोनों चीजें आपने देख ली कि कब प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा, और अगर प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है तो प्रोडक्ट मैट्रिक्स कैसे लिखी जाएगी। ये दोनों चीजें हमें यहाँ पर जाननी थी, वो दोनों चीजें हमने देख ली। हाँ, थोड़ा सा और ये देख लेते हैं। ये भी आपको पता है कि a इंटू ए अगर लिखा हुआ है तो इसे आप a स्क्वायर लिख देंगे, ये आपको पता है। अगर a इंटू ए लिखा हुआ है तो इसे a क्यूब आप लिख देंगे, ये भी आपको पता है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि जैसे ये चीज पता है, बहुत ही मामूली है लेकिन इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, जो मैट्रिक्स में यूनिट मैट्रिक्स होती है, यूनिट मैट्रिक्स आप जानते हैं। तो जो मैट्रिक्स में यूनिट मैट्रिक्स का काम होता है वो लगभग उसी टाइप का होता है जिस टाइप का नंबर्स में 1 का काम होता है। जैसे अगर हम किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो उस नंबर के बराबर ही रिजल्ट आता है। इसी तरह अगर हम किसी मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट उतना ही आएगा, मैट्रिक्स ए ही आएगी। अभी हमने बताया है कि आई का काम जो होता है मैट्रिक्स में वो 1 की तरह होता है काम। तो जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का क्यूब भी 1 होता है, 1 की पावर 4 भी 1 होता है, उसी तरह आई स्क्वायर भी आई होगा, आई क्यूब भी आई होगा, आई की पावर 4 भी आई होगा, एंड सो ऑन। ये सब आई के ही इक्वल होंगे। उसके बाद एक और बात जाननी है, नल मैट्रिक्स। अगर कोई नल मैट्रिक्स है, सपोज ओ, तो जैसे नल मैट्रिक्स का काम मैट्रिक्स में उसी टाइप से होता है जिस तरह जीरो का काम नंबर्स में होता है। अगर किसी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई कर दें तो रिजल्ट जीरो आता है। उसी तरह मैट्रिक्स में अगर हम किसी नल मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट नल मैट्रिक्स आएगा। ये जीरो नहीं लिखा हुआ, ये ओ लिखा हुआ है, नल मैट्रिक्स। और इसको किसी मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नल मैट्रिक्स आ जाएगी। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको पता है लेकिन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कभी कभी इसलिए नहीं हो पाता है कि चीजें स्ट्राइक नहीं करती। उसके बाद ये तो प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन की बात हो गई कि कब एग्जिस्ट करेगा, और अगर एग्जिस्ट करेगा तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, प्रोडक्ट मैट्रिक्स को कैसे लिखेंगे। उसके बाद हमें रिलेटेड प्रॉपर्टीज पढ़नी है। तो रिलेटेड प्रॉपर्टीज में कुछ प्रॉपर्टीज हमने लिखी हैं यहाँ पर। तो ये कोई खास नहीं है। जैसे पहली प्रॉपर्टी है कि इन जनरल कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं होता, ए बी बी ए के इक्वल नहीं होता। तो ये ऑलरेडी आप देख चुके हैं यहाँ पर। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है, तमाम जगह तमाम केसेस ऐसे होते हैं जहां पर कम्यूटेटिव लॉ फॉलो होता है, इन जनरल फॉलो नहीं होता है। इसका मतलब ये नहीं कि कभी भी फॉलो नहीं होता है। तो कुछ केसेस यहाँ पर हम लिखे दे रहे हैं जहां पर कम्यूटेटिव लॉ हमेशा फॉलो होता है। जैसे पहला पॉइंट है, अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, इसको यूनिट मैट्रिक्स के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए जो है आई के साथ कम्यूटेटिव लॉ हमेशा फॉलो करेगी। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स के साथ हमेशा कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करती है। इसी तरह अगर ए की पावर m लिखा हुआ, जहां m एक इंटीजर है, इंटू ए की पावर n लिखा हुआ है, तो a की पावर m, a को m बार मल्टीप्लाई करेंगे तो एक मैट्रिक्स ही आएगी, और a को n बार मल्टीप्लाई करेंगे तो भी मैट्रिक्स आएगी। इसका मतलब है ये एक मैट्रिक्स है और ये दूसरी मैट्रिक्स है। अगर इस टाइप के दो मैट्रिक्स हैं तो भी कम्यूटेटिव लॉ हमेशा फॉलो करती है, a की पावर n इंटू a की पावर m। उसके बाद तीसरी बात है, अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए है और इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो कोई भी मैट्रिक्स अपने इनवर्स के साथ हमेशा कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करती है। ए इंटू ए इनवर्स की वैल्यू हमेशा ए इनवर्स इंटू ए के इक्वल होती है। इसी तरह अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है वो अपने एडजॉइंट के साथ हमेशा कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करती है। अब जिन लोगों ने अभी मैट्रिक्स नहीं पढ़ा है उन्हें नहीं पता होगा कि एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है या ए इनवर्स क्या होता है। तो ये जब
इनवर्स का कॉन्सेप्ट आएगा या एडजॉइंट का कॉन्सेप्ट आएगा, तब हम देखेंगे। फिलहाल यहाँ पर इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए कि इन जनरल कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं होता है। कम्यूटेटिव लॉ फॉलो ना होने का मतलब है कि ऑर्डर मैटर करता है, कि कौन सी मैट्रिक्स पहले लिखी हुई, कौन सी बाद में लिखी हुई है। अगर ऑर्डर मैटर ना करता, इसका मतलब कम्यूटेटिव लॉ फॉलो हो रहा है। तो ये बात यहाँ पर जाननी थी। उसके बाद अगली प्रॉपर्टी आती है एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ कुछ और नहीं होता है। यहाँ पर कई सारी मैट्रिक्स लिखी होती हैं प्रोडक्ट में। मान लेते हैं 3 मैट्रिक्स लिखी हुई हैं ABC, एक और बार लिख लेते हैं ABC। तो एसोसिएटिव लॉ का मतलब होता है ब्रैकेट लगाना। ब्रैकेट लगाने का मतलब है कि जैसे अब जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 मैट्रिक्स एक साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, पहले 2 को करेंगे, फिर उनका जो प्रोडक्ट आएगा उसको तीसरी के साथ करेंगे। इसलिए हमें ब्रैकेट लगाना होगा, और ब्रैकेट लगाने का यहाँ मतलब है कि पहले A को B के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स आएगी उसको C के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर हमने ब्रैकेट AB में लगाया है, यहाँ पर ब्रैकेट हम BC में लगा रहे हैं। तो एसोसिएटिव लॉ कुछ और नहीं होता है। अगर मैट्रिसेस का ऑर्डर चेंज नहीं कर रहे हैं तो कहीं भी ब्रैकेट लगाएं, रिजल्ट चेंज नहीं होगा, मतलब एसोसिएटिव लॉ हमेशा फॉलो होता है। जैसे कई सारी मैट्रिक्स लिखी हुई हैं A1, A2, A3, A4। अब इसमें हमने एक ब्रैकेट यहां लगा दिया और एक ब्रैकेट यहां लगा दिया, उसके बाद सॉल्व किया। अब यहां ब्रैकेट लगाने के बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये C1 मैट्रिक्स मान लेते हैं, ये प्रोडक्ट आ जाता है, और ये प्रोडक्ट मान लेते हैं C2 आ जाता है। तो अब C1 C2 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्रोडक्ट C आ जाएगा। दोबारा एक बार फिर लिख लेते हैं, यहाँ पर A1, A2, A3, A4। हमने पहले इसमें ब्रैकेट पहले 2 में लगाए थे और फिर इन 2 में लगाए थे। अब हम ब्रैकेट यहां पर लगा देते हैं। इसका मतलब है हमें पहले इसका प्रोडक्ट मालूम करना है। मान लेते हैं इसका प्रोडक्ट आता है P A4। अब 3 मैट्रिक्स आ गई। अब फिर आप ब्रैकेट जहां लगाना चाहे वहां लगा सकते हैं, चाहे A1 और P के साथ ब्रैकेट लगाएं और चाहे P A4 के साथ ब्रैकेट लगाएं। मान लेते हैं यहां ब्रैकेट लगा देते हैं, तो इसका प्रोडक्ट कुछ आएगा, मान लेते हैं P1 आएगा, तो A1 इंटू P1 हो गया, और ये भी C के इक्वल ही आएगा, इसमें कोई रिजल्ट में चेंज नहीं होगा। इसका मतलब है कि अगर इस तरह से है तो एसोसिएटिव लॉ फॉलो होता है, मतलब कहीं भी ब्रैकेट लगाएं और उसको सिंप्लीफाई करें, सॉल्व करें, मल्टीप्लाई करें और रिजल्ट में चेंज ना हो तो एसोसिएटिव लॉ फॉलो होता है। तो मैट्रिसेस के प्रोडक्ट के केस में हमेशा एसोसिएटिव लॉ फॉलो होता है। आप चाहे जहां चाहे वहां ब्रैकेट लगा सकते हैं, सीक्वेंस मैट्रिसेस का चेंज नहीं होना चाहिए। ये सेकेंड प्रॉपर्टी थी। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर चलते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी पर। ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होता है। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या होता है कि ये B प्लस C मैट्रिक्स लिखी हुई है, A इन दोनों मैट्रिक्स पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, AB प्लस AC। लेकिन याद रहे कि यहाँ पर मैट्रिसेस में आप जानते हैं कि ऑर्डर मैटर करता है, तो ब्रैकेट ओपन करने के बाद B प्लस C लिखा हुआ है, ब्रैकेट ओपन करने के बाद इसे आप AB प्लस CA नहीं लिख सकते हैं, आपको AC लिखना पड़ेगा। अगर A पहले लिखा हुआ है तो जब हम प्रोडक्ट इसका करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो A हर टर्म में पहले ही आएगा, किसी टर्म में बाद में नहीं आ सकता है। इसका मतलब है ये आप नहीं लिख सकते, तो ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। दूसरे, इधर से इधर को तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं, लेकिन इधर से इधर को भी यूज होता है, इसको आप कॉमन लेना बोल सकते हैं। कि बहुत से ऐसे क्वेश्चंस आते हैं मैट्रिक्स एक्सप्रेशन के जिसमें आपको मैट्रिक्स को कॉमन लेना होता है। तो कॉमन आप तभी ले सकते हैं कोई मैट्रिक्स जब वो मैट्रिक्स हर टर्म में सबसे पहले आए या हर टर्म में सबसे बाद आए। जैसे कहने का मतलब ये है कि जैसे ये लिखा हुआ है BC प्लस BD। अब दोनों में B आया है, लेकिन दोनों में B पहले आया है, इसका मतलब B को कॉमन लिया जा सकता है, और चूंकि B पहले आया है तो इसे आप कह सकते हैं प्री कॉमन लेना है। तो ये B कॉमन हो गया तो बचा C प्लस D। उसी तरह अगर हम CD और प्लस BD लिखें तो इन दोनों टर्म में D आया है और दोनों में D बाद में आया है,
तो इसमें भी डी कॉमन हो जाएगा, लेकिन चूंकि इसमें डी बाद में आया है तो इसमें पोस्ट कॉमन होगा, इस टाइप से लिखा जाएगा। तो ये थी तीसरी प्रॉपर्टी। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर चलते हैं, फोर्थ प्रॉपर्टी है। और फोर्थ प्रॉपर्टी में आप देख रहे हैं कि एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है और ये f(x) की वैल्यू है। अब हमें fa मालूम करना है, तो अगर fa मालूम करना है तो x को a से रिप्लेस करना होगा। तो x को a से रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पर तो a की पावर n आ जाएगा, यहाँ पर a की पावर n-1 आ जाएगा, और यहाँ x रिप्लेस होगा तो a आ जाएगा। लेकिन a से रिप्लेस करने के बाद ये a0 नहीं बचेगा, ये a0 इंटू आई आ जाएगा। ये ध्यान रखना है, ये प्रॉपर्टी सिर्फ इसी बात के लिए लिखी हुई है कि ये गलती ना हो। तो ये आई जहां पर क्या है, यूनिट मैट्रिक्स। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि मान लेते हैं कि एक f(x) ले लेते हैं, x² प्लस 3x प्लस 2, x² ले लेते हैं, और a कोई मैट्रिक्स है, मान लेते हैं a ये मैट्रिक्स है, a इज इक्वल टू -1 1 0 -2, और हम आपसे कहें कि fa की वैल्यू बताइए कितनी होगी, इसकी वैल्यू आपको बतानी कितनी होगी। तो अगर fa की वैल्यू बतानी है तो इस वाले एक्सप्रेशन में x को a से रिप्लेस करना पड़ेगा, और रिप्लेस करने के बाद f ऑफ a की वैल्यू आ जाएगी a² प्लस 3a, और ये 2 नहीं बचेगा, ये 2i हो जाएगा। बस इस बात को सिर्फ ध्यान रखना है कि ये गलती ना हो। अब a की वैल्यू आपको पता है और a² आप जानते हो, a इंटू a लिख सकते हैं। तो ये -1 1 आ जाएगा, 0 -2 आ जाएगा, ये फिर -1 1 आ जाएगा, 0 -2 आ जाएगा, और 3 इंटू ये आ जाएगा -1 1 0 -2, और ये 2 इंटू आई मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स है, और इसका ऑर्डर वही होगा जो a का होगा, मतलब 2/2 ऑर्डर की यूनिट मैट्रिक्स होगी, और ये होगी 1 0 0 1। ये अब आप मल्टीप्लाई करना आपको आता है, आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 1 को 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो 1 आ जाएगा। उसके बाद -1 को 1 से करेंगे तो -1 आ जाएगा, 1 को -2 से करेंगे तो -3 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, तो टोटल -3 आ जाएगा। फिर 0 इंटू -1 0 हो जाएगा, और -2 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो ये 0 आ जाएगा। फिर 0 इंटू 1 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और -2 इंटू -2 4 हो जाएगा, तो ये 0 + 4 4 हो जाएगा। और किसी मैट्रिक्स को किसी नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर मैट्रिक्स के हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाती है, ये आप जानते हैं। तो ये -3 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये -6 हो जाएगा। इसी तरह यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो सारे एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये 2 आ जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 2 हो जाएगा। अब इनको ऐड करना आपको आता है, 1 -3 और 2 ऐड करने पर 0 आया। उसके बाद करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे, तो -3 3 और 0, ये भी 0 आ जाएगा। फिर 0 0 0 0 आ जाएगा, फिर 4 -1 -0 -6 2, ये 0 आ जाएगा। इसका मतलब fa की वैल्यू इतनी आ गई। तो इस टाइप से इस प्रॉपर्टी में सिर्फ यही ध्यान रखना है कि किसी एक्सप्रेशन को अगर हम किसी मैट्रिक्स से सेटिस्फाई करवाते हैं तो उसमें जो कांस्टेंट टर्म होता है वो i से मल्टीप्लाई हो जाता है। अब अगली प्रॉपर्टी पर चलते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। अगली प्रॉपर्टी है कि ये सारे एक्सपेंशंस आपके लिखे हुए हैं अलजेब्रा में। आप जानते हैं a प्लस बी की पावर n, ये बायनॉमियल एक्सपेंशन लिखा हुआ है। ये a³ प्लस b³ का फार्मूला लिखा हुआ है। ये a³ माइनस b³ का फार्मूला लिखा हुआ है। ये a² माइनस b² का फार्मूला है। ये ab की पावर n लिखा हुआ है। तो यहाँ ये प्रॉपर्टी ये बताना चाहती है कि ये सारे चीजें मैट्रिक्स में तभी यूज कर सकते हैं, ये सारी चीजें मैट्रिक्स में तभी यूज हो पाएंगी जब कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो होगा।
मतलब कहने का ये है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसके इक्वल आप अगर ए और बी मैट्रिक्स हैं तो ऐसा आप तभी लिख सकते हो जब ए और बी कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करें, अदरवाइज आप नहीं लिख सकते हो। आप देख सकते हो इसको, अगर हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ेगा। पहले इस ए को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए इंटू ए आएगा, और ए पहले है बी बाद में, तो माइनस साइन आएगा, ए इंटू बी आएगा। फिर इसको ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी ए आ जाएगा, और फिर बी को माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। अब आप जानते हैं कि अगर ये नंबर्स होती तो ए इंटू बी और बी इंटू ए इक्वल हो जाते, लेकिन आप जानते हो कि मैट्रिक्स में कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं होता है। इसका मतलब है ये ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर आएगा, और ये दोनों टर्म कट कैंसिल होंगे तभी रिजल्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ सकता है। और ये दोनों टर्म कब कैंसिल होंगे वो आप जानते हैं कि जब कम्यूटेटिव लॉ फॉलो होगा। इसका मतलब है ये सारे फार्मूले आप तभी यूज कर सकते हो जब कम्यूटेटिव लॉ फॉलो। यहां पर लास्ट प्रॉपर्टी लिखी हुई है कि अगर दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स के इक्वल है, जैसे नंबर्स के केस में अगर दिया हो कि नंबर्स के केस में a इंटू बी अगर जीरो के इक्वल, हमने बताया है कि जीरो का काम मैट्रिक्स में नल मैट्रिक्स करती है, तो अगर a इंटू बी जीरो है तो इसमें से कम एक नंबर जीरो के इक्वल होना चाहिए। लेकिन यहां पर जो है अगर a इंटू बी नल मैट्रिक्स के इक्वल है तो ये जरूरी नहीं है कि ये दोनों नल मैट्रिक्स हो तभी प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स आएगा। मतलब a इंटू बी नल मैट्रिक्स के इक्वल कब हो जाएगा, a नल मैट्रिक्स हो बी नल मैट्रिक्स ना हो तब इसके इक्वल आ सकता है, या a नल मैट्रिक्स नहीं है तो b नल मैट्रिक्स है तो प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगा, या दोनों नल मैट्रिक्स हैं तो प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगा। लेकिन यहां पर एक और केस बनता है कि दोनों नल मैट्रिक्स नहीं है फिर भी प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स के इक्वल आ सकता है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे एग्जांपल आप देख सकते हो, अगर a हम लेते हैं 0 1 0 0, और आप जानते हो कि ये नल मैट्रिक्स नहीं है क्योंकि नल मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, जीरो। और दूसरी मैट्रिक्स बी ले लेते हैं 0 2 0 0, ये भी नल मैट्रिक्स नहीं है क्योंकि इसके सारे एलिमेंट्स जीरो नहीं है। अब अगर यहां पर हम प्रोडक्ट मालूम करें ए बी, तो ये 0 0 1 0 आ जाएगा, और ये 0 2 0 0 आ जाएगा। ये प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो आप जानते हैं कि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 इंटू 0 1 इंटू 0, तो ये 0 आ जाएगा। फिर 0 इंटू 2 1 इंटू 0 0 आ जाएगा, 0 इंटू 0 0 इंटू 0 0 आ जाएगा, 0 इंटू 2 0 इंटू 0 0 आ जाएगा, नल मैट्रिक्स के इक्वल आ गया। तो यहां पर ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर प्रोडक्ट ए बी नल मैट्रिक्स के इक्वल है तो ये जरूरी नहीं है कि दोनों में से एक नल मैट्रिक्स जरूर हो। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों नल मैट्रिक्स नहीं है फिर भी प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स के इक्वल हो सकता है। तो ये प्रॉपर्टीज थी, सिंपल प्रॉपर्टीज हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ प्रॉपर्टीज यही डिस्कस करेंगे। अगले वीडियो में मल्टीप्लिकेशन से संबंधित हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो काफी अच्छे होंगे, इसलिए अगले वीडियो को देखना मत भूलिए। और इस वीडियो में सिंपल चीजें तो थी लेकिन ये सब अप्लाई होती है, जब क्वेश्चन हमारे सामने आता तो हमें स्ट्राइक नहीं करता कि हम क्या करें, इसलिए इन सबको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर बेसिक वीक होगा तो हमेशा प्रॉब्लम बनी रहेगी। इसलिए अगले वीडियो को आप जरूर देखें जिसमें अच्छे क्वेश्चंस होंगे जो IIT JEE एडवांस में आते हैं या मेन में आते हैं, और वो सारे क्वेश्चंस प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस से रिलेटेड होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं। थैंक यू।